ले जाओ। देखिए जीव प्रक्रम जो है चैप्टर बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है। बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है। एनसीईआरटी जैक बोर्ड में बायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर है? जैक बोर्ड में बायोलॉजी का कौन कौन चैप्टर है? पहला है जीव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, सेकंड है नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जन्म कैसे करते हैं? तीसरा है जीव जनन कैसे करते हैं? इसको सिर्फ जनन चैप्टर भी कह सकते हैं। चौथा जो है आनुवंशिकता एवं जीव विकास। ये चैप्टर जो है आनुवंशिकता एवं जीव विकास बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखा है हम लोग कोरोना वायरस आया कि नहीं? तो कोरोना वायरस में हम लोग देखे थे बहुत सारा वेरिएंट आया, लोग डराता था। अब जो कोरोना आ रहा बहुत डेंजर है नहीं? तो वो क्या होता है, उसमें म्यूटेशन होता है हर चीज में। जीवों में भी म्यूटेशन हुआ है। पहले जमाने के लोग हट्टा कट्टा रहते थे, पहले जमाने में रहता था हट्टा कट्टा लंबा। पहले मिट्टी के घर में हम लोग रहते थे ना, या आप लोग भी रहे होंगे मिट्टी के घर में। तो मिट्टी के घर में मोटा सा लकड़ी दिया हुआ रहता था, जिसको हम लोग गाँव में क्षेत्रीय भाषा में लोग धारेन बोलते हैं। ऐसा धारणिया एक आदमी ले आता था, एक आदमी। और अभी वो लकड़ी को अगर हम लोग, सूखा लकड़ी है, घर तोड़ रहे हैं, ईटा का घर बनाए हैं, घर तोड़ रहे थे हम भी, निकला था 10 लड़का लाए पकड़ के, ठीक है? तो 10 लड़का पकड़ के बाहर किया, पहले एक आदमी था, समझे? तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये समझने के लिए। बायोलॉजी क्या होता है, कैसे जीवों का विकास हुआ, कैसे मनुष्य धरती पर आया, इस सारा चीज में बताया जाएगा। हम लोग गोभी खाते हैं, गोभी पहले जंगली थे। एक गोभी से 6 प्रकार की गोभी बनी। आज हम लोग खाते हैं फूल गोभी, सफेद सफेद फूल होता है, एक होता है पत्ता गोभी, एक होता है लाल पत्ता गोभी, खाए देखे होंगे बाजार में देखे होंगे। एक होता है ब्रोकोली, ब्रोकोली खाए, हरा हरा कलर है ना ब्रोकोली। एक होता है गांठ गोभी, उसमें सिर्फ गांठ जैसा रहेगा, पूरा मतलब सख्त रहता है, मजबूत। एक होता है केल, केल क्या होता है, उसका पत्ता विकसित किया गया। केल जो होता है उसका सिर्फ पत्ता विकसित किया गया। जैसे पालक का पत्ता होता है, वैसे उसका भी पत्ता तो थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, बड़ा होता है। केल होता है, मिलता है झुमरी तिलैया में मिलता है। ब्रोकोली पहले डोमचाक में नहीं मिलता था, लेकिन अब वहां भी मिलने लगा। अब ये आएगा ना शीत ऋतु आएगा ठंडा वाला, ब्रोकोली मिलना शुरू हो जाएगा, अभी नहीं मिलेगा। ये सब चैप्टर में बहुत से महत्वपूर्ण चीजें बताया जाएगा, समझे? चौथा है, 5वां जो चैप्टर है बायोलॉजी का, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण, हम पर्यावरण में जिसमें रहते हैं उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है, हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में इसमें पढ़ना है। तो मुख्य रूप से 4 चैप्टर जो बायोलॉजी है। बाकी एक चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इसको भी हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअली में बायोलॉजी नहीं है, प्राकृतिक घटना चीज।
एक और है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा स्रोत है, ये ऊर्जा से संबंधित चैप्टर है, ठीक है। इसको ना तो फिजिक्स में रखा गया, न बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में। ऊर्जा एक चैप्टर अलग से, प्राकृतिक संसाधनों प्रबंधन अलग से। लेकिन इसको जैक बोर्ड का सिलेबस में क्या किया है, बायोलॉजी सब रखा है, समझे कि नहीं। इसमें से सबसे बड़ा चैप्टर जो कहिएगा ना, वो जीव प्रक्रम है। अभी जो हम लोग फर्स्ट टर्म होगा, वो जीव प्रक्रम और नियंत्रण और समन्वय, ये दोनों से क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग अभी सबसे पहले पढ़ेंगे किस चैप्टर के बारे में, जीव पराक्रम। तो सारे विद्यार्थियों को बताते हैं जीव पराक्रम तो नहीं समझ में आता उसको। हम लोग कहते हैं अंग्रेजी हम लोग का कमजोर होता है, गांव देहात के क्षेत्रों का अंग्रेजी कमजोर होता है, हम लोग का ही अंग्रेजी सबसे ज्यादा मजबूत है, समझे कि नहीं। अनपढ़ आदमी बोलिए अस्पताल तो नहीं समझेगा, बोलिए हॉस्पिटल सब कुछ समझेगा। क्या अंग्रेजी में समझ रहा है। अभी धान रोपने की सीजन चल रहा है, खेत पे जाएंगे तो हम लोग कभी बोले हैं कि मेरा मेड़ है, सो एरिया बोलते हैं, जबकि एरिया एक अंग्रेजी शब्द है। एरिया का थोड़ा क्षेत्रफल। जब जमीन का सर्वे हो रहा था 1911, 1922, 1932 ये चल रहा था ना, ट्रेन चल रहा झारखंड में 1932 खतियान। क्या 1932 खतियान? 1932 का जिसका जिसका खतियान है वही झारखंडी है। तो उस समय किसका दौर रहता था? अंग्रेजी हुकूमत था इंडिया में, ब्रिटिश रूल था ना जी। ब्रिटिश रूल में जब सर्वे हुआ, जमीन का जब सर्वे हुआ, नक्शा तैयार हुआ, तो उस समय जितने भाई होते थे, गुटिया होते थे, वो सर्वे करके देता था ये आपका एरिया है, वो आपका एरिया है। एरिया का मतलब था क्षेत्रफल। तो उस एरिया को दर्शाने के लिए बाउंड्री दिया जाता था, बाउंड्री, जिसको हिंदी में मेड बोलिए, ठीक है। हम लोग आर बोलते हैं, अब बढ़ा रहे हैं तो उसको आर भी नहीं बोलते, भीड़ बोल देते हैं, नहीं। तो हम लोग उसको, हमारे क्षेत्र के लोग अनपढ़ थे, कहा हिंदी भी पढ़े लिखे नहीं, तो अंग्रेजी समझते क्या। तो एरिया का मतलब समझ लीजिए, मेड़ को एरिया समझ लीजिए। एरिया का मतलब हुआ उस मेड़ के अंदर जो जमीन है वो हुआ। हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं क्या। तो इसी प्रकार से डॉक्टर के चुप को चिकित्सक बोलता है, उसी प्रकार जीव प्रक्रम हम जब जब पढ़ाए हैं, सिर्फ जीव प्रक्रम पढ़ा रहे हैं ना, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे उसको बता रहे हैं लाइफ प्रोसेस, प्रोसेस सब तो उसका मोबाइल का जमाना है, कोई भी डाटा डालते ना प्रोसेसिंग लिखता है, अरे मतलब हो रहा अभी जारी है। लाइफ का मतलब होता है जीवन, लाइफ का मतलब जीवन। तो हम लोग का जीवन जो प्रोसेस हो रहा है, अभी तक प्रोसेस हो ही रहा है। प्रोसेस मतलब क्या रहा है, एक बच्चा से पैदा हुए, 2-2.5 किलो 3 किलो का एक बच्चा पैदा हुए हम क्या, तो वहां से होते होते अभी 40-60 किलो 70 किलो हो गए। तो हमारा प्रोसेस हुआ कि नहीं। हम बोलते नहीं थे, बोलने लगे, तो हमारा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस हुआ तभी बढ़े। तो इस चैप्टर को समझने के लिए ये समझना होगा, पत्थर देखिए, एक पत्थर लाके घर में आप रख दीजिए, 100 साल रखिएगा तो नहीं बड़ा रहेगा। क्या बड़ा होगा? बड़ा नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि इसका प्रोसेस नहीं हुआ, इसका प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन एक बिल्ली का बच्चा पाल लीजिए, छोटा रहेगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, इसका अर्थ हुआ उसकी जीवन प्रोसेस से। तो उसका जीवन जो प्रोसेस हुआ, तो इसमें कोई ना कोई प्रक्रम होगा, कोई ना कोई प्रक्रिया होगा, कुछ ना कुछ जरूर प्रोसेस है। ऐसा क्या प्रोसेस है? तो जीव प्रक्रम समझने के लिए हम लोगों को सर्वप्रथम 2 चीजों के बारे में समझना है। एक समझना सजीव, एक समझना निर्जीव। हम लोग कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं अपने आसपास में, चिड़िया देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, पत्थर देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, पेड़ पौधे को देखते हैं, कुर्सी को देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, है कि नहीं। तो इन सभी चीजों को अगर हम देखते हैं तो इसमें से कुछ सजीव होते हैं और कुछ निर्जीव होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो जीवन भर
जब से हम लोगों का होश हुआ है, ज्यों का त्यों है, ना वो बढ़ा है छोटा हुआ। निर्जीव चीज है तो छोटा हो सकता है घिस घिस के, लेकिन बड़ा नहीं होगा, उसमें वृद्धि नहीं होगा। अपने जैसे नए पदार्थ नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। तो इससे पता चलता है ये क्या है, सजीव प्राणी के बारे में देखिए वो वृद्धि करता है। एक पेड़ को देखिए, एक बीज से कितना बड़ा पौधा बनता है। इसका अर्थ हुआ कि उस पेड़ में वृद्धि हो रहा है। ये बता रहा है कि पेड़ सजीव है। पेड़ क्या है, सजीव। उसी प्रकार चिड़िया को देखेंगे तो उड़ता है। चिड़िया उड़ती है कि नहीं? चिड़िया जब उड़ती है तो हम कह सकते हैं कि अब स्थान अपना बदल रहा है। इसका अर्थ हुआ ये सजीव है। ये सूचना दे रहा है कि ये सजीव है। लेकिन सजीवों में कुछ बहुत अति सूक्ष्म स्केल पर क्रिया होती है, बहुत सूक्ष्म स्केल पर, जिसको हम देख नहीं सकते। भोजन का पचना देख रहे हैं क्या? शोषण महसूस हो रहा है, खून का परिवहन हो रहा है। तो सजीवों में इन सारी क्रियाएं होती है, लेकिन हम उसको देखते नहीं। बहुत सारे जो क्रियाएं होती हैं सजीवों में वो हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही अति सूक्ष्म अणुओं में होती है। सीधी से कहिए सजीवों में आणविक गति होती है, और उन आणविक गति कभी कभी नहीं भी दिखाई देता है। वायरस का नाम सुने होंगे, विषाणु आया था, कोरोना वायरस। 2 साल पढ़ाई लिखाई चौपट है कि नहीं? जब वायरस आया दुनिया में, जब वायरस फैला, तो वायरस के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि वायरस जब तक किसी सजीव प्राणी की कोशिकाओं की मशीनरी का यूज नहीं करेगा, तब तक वो निर्जीव है। बाहर तब तक वो निर्जीव है। जैसे ही किसी सजीव का प्राणी के शरीर में चला जाएगा, उन कोशिकाओं, सजीव प्राणी में, तो उन कोशिकाओं में होने वाली जो आणविक गति होता है, उसी का मशीनरी का उपयोग करके वो सजीव बन जाता है। इसीलिए विषाणु को दोनों कैटेगरी में रखा गया है, सजीव भी है, निर्जीव भी है। जब वो किसी कोशिका के बाहर है, सजीव के बाहर है, तो निर्जीव है। जैसे ही सजीव के अंदर चला गया तो सजीव बन जाता है। समझ गए? अब इसी प्रकार से आपको यह जानकारी होना चाहिए कि जीवों का जो शरीर होता है, जो सजीव प्राणी होते हैं, हम लोग पढ़े हैं क्लास 9 में कि जो सजीव प्राणी होते हैं, कोई भी सजीव हो, उनकी शारीरिक रचना, उसकी शरीर की रचना कोशिकाओं से होती है। और जितनी भी क्रियाएं होती है सजीवों के अंदर, सब कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसलिए कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा गया? कोशिका हमारा क्या? ये हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका एक इकाई है। कभी कभी एक कोशिका संपूर्ण जीव हो जाता है, तो उसकी सारी क्रियाएं यही एक ही कोशिका द्वारा होगा। संरचनात्मक का मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर की जो रचना होगी, किसी भी सजीव प्राणी की जो रचना हुई है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे हो, उनकी जो रचना होती है, बनावट, रचना मतलब बनावट, वो जिस चीज से बना है, किससे बना है, इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। जितनी क्रियाएं होती है, जैसे हम अभी देख रहे हैं, हमारे नेत्र की कोशिका देख रही है, सुन रहे हैं, हमने कर्ण की, कान की कोशिका सुन रही है। ये कोशिका अगर कार्य करना बंद कर दे, कान की कोशिका, तो हमको सुनाई देगा क्या? नाक की कोशिका कार्य करना बंद कर दे, किसी चीज का गंध हम सुन पाएंगे क्या? जीभ की कोशिका काम करना बंद कर दे, स्वाद पता कर सकते हैं क्या? ये त्वचा की जो कोशिका है काम करना बंद कर दे, तो हमारे शरीर के अंदर जो पर्यावरण में गर्मी ठंडा आ रहा, वो महसूस होगा क्या? नहीं महसूस होगा। इसका अर्थ हुआ कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं सजीवों के द्वारा, वो किससे होती है? कोशिका से। किससे होती है? कोशिका। इसलिए इसको जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। हम लोग ये भी पढ़े थे
क्लास 9 में पढ़ाया गया था कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? गुड। कोशिका से क्या बनता है? कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? उत्तक। उत्तक के समूह से क्या बनता है? अंग। गुड। अंगों के समूह से बनता है अंगतंत्र। क्या बनता है? अंगतंत्र। और अंगतंत्र आपस में जुड़ कर क्या बनता है? शरीर। सब जो आपस में जुड़ जाएगा। कोशिका है, कोशिका के समूह से क्या बनता है? उत्तक। रक्त खून एक उत्तक है। उत्तक समूह से बन गया एक प्रकार का अंग। ठीक है, माने यहाँ से यहाँ एक अंग है, यहाँ से यहाँ एक अंग है, अंग जुड़ गया, बन गया अंगतंत्र। यहाँ से यहाँ एक अंगतंत्र हुआ। सारा अंगतंत्र जब शरीर से जुड़ गया, शरीर का निर्माण हुआ। अब जब ये शरीर का निर्माण हुआ तो हम लोग इतना तक वृद्धि करते करते कई प्रकार के इसमें टूट फूट आया। कभी जख्म हो गया, जख्म ठीक हुआ, घाव गड्ढा हुआ भरा। देखिए अभी मेरा पैर टूटा हुआ तो उसकी मरम्मत हो रही कि नहीं हो रही है? अरे उसकी मरम्मत हो रही है। इसका मतलब है कि इसका मेंटेनेंस हो रहा है, हमारे पैर का मेंटेनेंस हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? जख्म हो गया तो हाँ उसका मेंटेनेंस हो रहा है। यानी संपूर्ण रूप से कहा जाए तो हमारे शरीर का मेंटेनेंस, अनुरक्षण एक प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी हमारी ये जो कोशिकाएं होती है, कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग शरीर बना, इन शरीर का मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है। किसके द्वारा होता है? तो यहाँ भी कोई प्रक्रम है। अब वो क्या प्रक्रम है वही तो पढ़ना चाहिए। एक प्रक्रम के द्वारा होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। एक निश्चित प्रोसेस है। प्रक्रम का मतलब प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू जाना होगा तभी शरीर का मेंटेनेंस होता है, अन्यथा नहीं होगा। जख्म हो गया नहीं भरेगा, टूट फूट गया शरीर, उसका मरम्मत ही नहीं होगा। इसके लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जानना पड़ेगा। तो जीव प्रक्रम का परिभाषा क्या होगा तो पूछ दिया। इतना बताने का क्या मकसद है? इतना बताने का मकसद ये हुआ कि जीव प्रक्रम का परिभाषा आप लोग को याद हो जाए। पूछ दिया को जीव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो बताइएगा वह प्रक्रम, यानी वह प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच द बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग आर मेंटेन। यानी जीव प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर का अनुरक्षण होता है। शरीर का क्या होता है? मेंटेन होता है, शरीर मेंटेनेंस होता है जिसके द्वारा, यानी वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उसी को जीव प्रक्रम कहते हैं। जीव प्रक्रम कहते हैं। तो जीव प्रक्रम शरीर का जो अनुरक्षण होता है, जीव प्रक्रम जो होता है शरीर का जो अनुरक्षण होता है, तो बोले एक प्रक्रम है। वो प्रक्रम क्या है? इन सब का नोट्स हम लोग को बनाना है कि तो जीव प्रक्रम के अंतर्गत 4 प्रक्रम है। अगर ये 4 प्रोसेस नहीं होगा शरीर के अंदर तो हमारे शरीर का अनुरक्षण नहीं होगा। अरे यही चारों को पढ़ना होगा। पहला पोषण, इसको न्यूट्रिशन कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा है श्वसन। मानिए शरीर का मेंटेनेंस होगा तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? ऊर्जा कहाँ से आएगा? पोषण से। दूसरा है शोषण, लेकिन वो ऊर्जा तब तक नहीं बनेगी जब तक शोषण क्रिया नहीं करेंगे। शोषण क्रिया तब तक काम नहीं करेगी जब तक हमारे शरीर में परिवहन नहीं होगा, पदार्थों का परिवहन नहीं होगा। और चौथा चीज है उत्सर्जन। सारा प्रोसेस होने के बाद हमारे शरीर में वर्ज्य पदार्थ बनता है, व्यर्थ पदार्थ। हमारे शरीर में व्यर्थ पदार्थ बनता है जिसका कोई यूज नहीं होता, वो जहरीला होता हमारे शरीर के। हमारे शरीर के लिए वो जहर है, वो हमारे शरीर के लिए विषाक्त है।
तो इन चीजों को शरीर से बाहर करना होता है। देखिए कोई भी क्रिया होती है उसमें अपशिष्ट जरूर बनता है। एक फैक्ट्री में जाइएगा, एक फैक्ट्री जाइएगा अगर, तो वहाँ जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन तो हो जाएगा लेकिन कुछ अपशिष्ट तो कचरा भी तो निकलेगा। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये जितने प्रोसेस होता है, पोषण शोषण परिवहन, इनके होने के बाद हमारे शरीर में भी कचरा बनता है। हमारे शरीर में उसको हम लोग वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। उन वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना होता है, होता है, उसी को विसर्जन कहा जाता है। समझे? तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोषण। पोषण के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन। पोषण, पोषण क्या बताइए? पोषण, पोषण बना है पोषक से। पोषण क्या बना है? पोषक से बना है। पोषक से बना क्या है? पोषक। तो आप लोग एक नाम सुने होंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व कहाँ होता है? भोजन में होता है। कहाँ होता है? हम जो भोजन करते हैं उसको पोषक तत्व होते हैं। अब ये पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, भोजन करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। भोजन से हमें क्या करने लगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। एक होता है रुचांश। तो रुचांश का प्रयोग हमारा जो शरीर होता है, रुचांश का प्रयोग सिर्फ इसलिए करता है पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए। वो किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं देती, इतना जान लीजिए। ऊर्जा देने वाले 5 पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। इसमें से विटामिन, खनिज लवण का बहुत कम मात्रा चाहिए शरीर को, लेकिन चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो भोजन में कितने पोषक तत्व होते हैं? 5। तो कहीं कहीं किसी बुक में परिभाषा, देखिए परिभाषा परीक्षा में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही भाषा में उत्तर दे रहे है कि नहीं? अमेरिकन भाषा में नहीं देना है उत्तर। अमेरिका के लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंडिया के लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, पता है? इंग्लैंड के लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, जिम्बाब्वे के लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जब आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो वहाँ के क्रिकेटर जो खिलाड़ी लोग होता है, इंग्लिश बोलने का स्टाइल अलग अलग होता है। अमेरिकन लोग जो होता है इंग्लिश बोलता है, लेकिन जिस तरह हम लोग खोरठा बोल लेते हैं, माँ के पेट से पैदा होने के बाद जब बच्चा पहली बार बोलना शुरू करता है खोरठे बोलता है, बोलता है कि नहीं? उसी तरह इंग्लैंड के बच्चा क्या बोलेगा? इंग्लिश। तो जरूरी है इंग्लिश को ग्रामेटिकल बोलेगा? कोई जरूरी नहीं है। स्पोकन इंग्लिश ग्रामेटिकल नहीं होता है। जो स्पोकन होता है बोलचाल। हम आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जनरल जैसे हम लोग घर पर बात करते हैं, क्या शुद्ध हिंदी में बात करते हैं? नहीं। अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्या बिल्कुल शुद्ध हिंदी पढ़ा रहे हैं? खोरठा भी जा रहा है, नहीं जा रहा है? कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो प्योर हिंदी हम बता देंगे ना। कल एक हम पढ़ाए थे आप लोगों को, कल लवणों का पसीजना, उसमें कैल्शियम क्लोराइड के बारे में पढ़ाए थे। जानते उसको क्या कहता है? प्रसवेद बोला जाता है उसको हिंदी में। अगर प्रसवेद हम बोल देंगे हिंदी में समझना आएगा। तो कुछ ऐसी भाषाएं होती है जो हिंदी में बहुत जटिल होती है, समझ गए? तो हम लोग इसको स्पोकन बोला जाता है। लेकिन हाँ, अब लिखिएगा कॉपी पर, आपको शुद्ध हिंदी लिखना पड़ेगा, ग्रामेटिकल लिखना पड़ेगा, एकदम व्याकरण का जो हिंदी होता है उस शब्द का प्रयोग करना होगा। फिर भी परीक्षा में लिखा था संभव अपने ही भाषा में उत्तर दें या लिखें। तो इंग्लैंड में जो अंग्रेजी बोलता है, इंग्लैंड के लोग, तो बिल्कुल ग्रामेटिकल नहीं होता, नहीं जानिए। जिम्बाब्वे के लोग जो बोलते हैं वो पेंटू इंग्लिश बोलते हैं, पेंटू इंग्लिश बोलते हैं उसको। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी लोग, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ज्यादा खेलता है, उसका देखे उन लोग अंग्रेजी बोलेगा, एडम गिलक्रिस्ट हो गया, मैथ्यू हैडन हो गया, रिकी पॉन्टिंग वगैरह हो गया, अभी कौन कौन खेलता है, पैट कमिंस वगैरह, देखिएगा अंग्रेजी बोलेगा उस सब ने तो अजीब टाइप के बोलेगा, उसको लैटिन इंग्लिश बोलता हूँ, लैटिन इंग्लिश बोलता है। इंग्लैंड के लोग इंग्लिश बोलेगा तो आधा खा जाएगा उनसे,
कम्युनिकेशन के नहीं बोलेगा कम्युनिकेशन, इंडियन लोग बोलेगा तो पूरा कम्युनिकेशन बोलेगा, है कि नहीं? और इंग्लैंड के लोग बोलेगा कम्युनिकेशन बोलेगा। ये बेसिक है कम्युनिकेशन, समझे? ये सब प्रोनाउंसिएशन जो चैप्टर होता है ना, जब आप लोग भी पढ़िएगा, जो लोग विदेश जाते हैं, जो लोग हाई प्रोफाइल लोग जो होते हैं, जो उच्च पद पर जाके इंग्लैंड में काम करना चाहते हैं, तो भी अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। तो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जिसको कहते हैं उसको सिखाया जाएगा। तो टी को कुत्ता पढ़ना, किस अंग्रेजी के किस को खा जाना है, ठीक है, पढ़ाया जाता है। हम लोग किताब पढ़ते थे, डॉक्टर बीरबल झा दिल्ली में पढ़ाते थे, है ना? तो इंग्लिश पढ़ाते थे प्रोनाउंसिएशन के बारे में। हम सप्ताह में एक ही दिन क्लास लेते, किसको खा जाना है, इंग्लिश को नहीं खाना है, समझा? इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हैं। तो हम भोजन के बारे में बता रहे थे, भोजन के बारे में बता रहे थे, उसी टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। तो भोजन में 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कितने? 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। तो परिभाषा ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि पोषण का परिभाषा क्या होगा, बहुत साधारण, क्लासरूम में ही याद हो जाता बच्चों को। भोजन को ग्रहण करना। अच्छा, भोजन ग्रहण करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फिर परिभाषा बताएंगे। भोजन ग्रहण जब करेंगे, खाना हम खाएंगे, तब कोई काम कर पाएंगे। जब भोजन खाने के बाद उसका उपयोग करते हैं, ऊर्जा मिलती है। भोजन करेंगे तो ऊर्जा मिलेगी, तभी तो पढ़ने आए। और 2 दिन से खाए नहीं है, मम्मी जबरदस्ती पढ़ने भेजेगी, आइएगा पढ़ने के लिए, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, उसी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। पढ़ने में भी ऊर्जा खपत होती है, बोलने में ऊर्जा खपत होती है, दौड़ने में ऊर्जा खपत होती है, खेलने में ऊर्जा खपत होगी कि नहीं? किसी भी कार्य को करने में ऊर्जा खपत होती है। इवन हम सो रहे होते ना, उस समय भी ऊर्जा खपत होती है, कुछ न कुछ, समझ गए? तो परिभाषा इसका हो जाता है कि भोजन को ग्रहण करना। ग्रहण करना का अर्थ होता है शरीर के अंदर, ग्रहण का मतलब शरीर के अंदर, और उसका उपयोग करना, समझिएगा? भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग नहीं कीजिएगा ना, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना बाबू, जम जाएगा त्वचा के ऊपर आके नीचे, चल नहीं पाइएगा, फिर ऑपरेशन करना होगा। उपयोग कीजिएगा ना, उपयोग होता है, ऊर्जा मिलती है। वसा से डबल ऊर्जा मिलती है, पता है कि नहीं? वसा खाने से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज्यादा वसा खा लीजिएगा तो फैटी हो जाइएगा, चर्बी हो जाएगा शरीर में। फैट का मतलब ही होता है वसा। प्रोटीन जो खाते हैं, प्रोटीन का क्या काम होता है पता है? प्रोटीन का क्या काम है पता है? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, और जो हम फूट जाता है शरीर, उसकी मरम्मत करता है, उसका रिपेयरिंग करता है। घाव हो गया, गड्ढा हो जाता, भरता है कि बात है कि नहीं? प्रोटीन का काम होता है। शरीर लंबा होता, प्रोटीन का काम होता है, वृद्धि करता है। वसा ऊर्जा देता है। खनिज लवण, खनिज लवण हमारे शरीर को कम चाहिए, लेकिन ये रोग से बचाता है, समझ गए? कई प्रकार के रोगों से बचाता है। विटामिन बहुत कम मात्रा में चाहिए, ये भी बहुत सारे रोगों से हमें बचाता है। रोग से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, इसलिए इनको विटामिन भी खाना चाहिए, है कि नहीं? तो पोषण का सिंपल सी परिभाषा कहिएगा, भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन ग्रहण करना और उसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इसका एक और परिभाषा है। भोजन तो हम लेते नहीं है, भोजन हम नहीं करते हैं जी, नहीं करते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहे हैं, तो ध्यान कहीं है। भोजन ग्रहण करते हैं कि नहीं? क्या होता है? पोषक। तो इसको परिभाषा, इसका परिभाषा पोषण का ऐसे भी बोल सकते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करना। अरे भोजन ग्रहण करने में पोषक तत्व जा रहा है, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण
कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण। पोषण कहलाता है। हम आप लोग को कभी बताएंगे आगे, ये जो हमारे भोजन में पोषक तत्व होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, हम लोग पढ़ देते हैं कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, लेकिन आज तक हम लोग इसको समझे नहीं है। कार्बोहाइड्रेट इसमें सब समझिए, केमिस्ट्री से आया कार्बोहाइड्रेट। कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट आया हाइड्रोजन, यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन जरूर। इसको हिंदी में बोला जाता है मंड, इसको स्टार्च बोला भी जाता है अंग्रेजी में, स्टार्च। पढ़े मंड स्टार्च नहीं तो जान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में मंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंड बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का नाम सुने हैं? फॉर्मूला जानते हैं? C6H12। चीनी का नाम सुने हैं? C12H22। सब कार्बोहाइड्रेट है। फ्रुक्टोज का नाम सुने हैं? सुक्रोज नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? ये सब कार्बोहाइड्रेट है। एक होता है काइटिन, नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? सुने हैं? और एक और होता है जो पेड़ पौधे में होता है, क्या कहा जाता है उसको दिमाग से छूट गया। फाइबर तो आपके निकलता नहीं है, सेलुलोज। नहीं सुने? सुन लीजिए, बायोलॉजी पढ़िए तो पूरा गहराई से पढ़िए, समझ गए? कार्बोहाइड्रेट 6 किस्म होता है, 6 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट। हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, क्या होता है पता नहीं चलता। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल जो रूप होता है वो ग्लूकोज होता है। जितने प्रकार दिए हैं ना, नीचे दिया वो चीनी, फ्रुक्टोज, सारा अंत में ग्लूकोज बनता है। तो सबसे सिंपल, सबसे साधारण अगर कार्बोहाइड्रेट कोई है तो वो है ग्लूकोज। चीनी में डबल ग्लूकोज होता है, चीनी में डबल ग्लूकोज, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फ्रुक्टोज, F फॉर फ्रूट, और F फॉर फ्रुक्टोज, यानी जितने फ्रूट होते हैं, जितने फल होते हैं, उसको जब हम खाएंगे ना तो फल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसमें ग्लूकोज नहीं होता है। इसमें चीनी मत लिखिए, ठीक है? ये चीनी आ जाएगा, इसमें सुक्रोज नहीं। 5 ही प्रकार के हैं, ठीक है? तो फ्रुक्टोज जो होता है वो फल में होता है। कहाँ होता है? फल में फ्रुक्टोज होता है। फल जो है, फल मीठा होता है ना, तो उस फल में फ्रुक्टोज होता है। कभी एग्जाम में आ जाएगा कि फल में क्या होता है, जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, फल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ग्लूकोज होता है। कैसे जानिएगा? F फॉर फ्रूट, F फॉर फ्रुक्टोज, में ग्लूकोज नहीं लिखिएगा, ठीक है? सुक्रोज कहाँ होता है? देखिए, गन्ना, हम लोग अपना घर पर क्या बोलते हैं? नहीं, उसको गन्ना बोलते हैं। एक शुगर कैन इंग्लिश में बोलते हैं। तो सुक्रोज उसमें पाया जाता है। चीनी शुगर कैन से बनता है, इसलिए चीनी में, गुड़ में, इन सभी में सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज। इसमें ग्लूकोज का डबल अणु होता है, अभी लिखे थे ना वहां फॉर्मूला। काइटिन, काइटिन क्या होता है? देखिए, काइटिन जो होता है ये जल रोधक होता है, यानी उसके वो अपने अंदर जल नहीं प्रवेश होने देगा। जैसे मछली के ऊपर कांटा देखें, नहीं रहता कांटा, हम लोग चोया बोलते हैं, नहीं? मान लीजिए सपोज उसको खा गए, क्या होगा? चोया को खा गए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पच जाएगा। अरे वो भी तो कार्बोहाइड्रेट है,
लेकिन हाँ बेरीज पचेगा, थोड़ा हार्ड होता है, समझ गए? लेकिन कुछ नहीं होगा। कैक्टस नागफनी देखें पौधा, देखिएगा ऊपर कांटा रहता है लेकिन बहुत चिकना होता है। ऊपर पानी डालिएगा ना तो अंदर जरा भी नहीं जाएगा, सारा फिसल के नीचे आ जाएगा, बिल्कुल चिकना होता है। तो वो काइटिन का बना है। नागफनी कैक्टस का ऊपरी परत जो है काइटिन का बना हुआ है। दवा कैप्सूल खाए, कैप्सूल जब हम लोग पहले कैप्सूल खाते थे ना तो हम लोग समझते थे प्लास्टिक है। अभी भी आप लोग समझ रहे हैं बहुत कोई प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक रहेगा पेट में पचेगा? तो काइटिन होता है, काइटिन होता है, उसके अंदर दवा रहता है। छोटा सा दाना या महीन पिसा हुआ भी रहता है, नहीं पाउडर के जैसा भी होता है। वो पाउडर हम लोग खाइएगा तो कितना उड़ जाएगा, इसलिए डॉक्टर उसको भर के देता है। वो काइटिन है, वही तो काइटिन है। वो खाते हैं क्या होता है, नहीं पचता क्या? प्लास्टिक नहीं रहता, भूल से मत बोलिएगा प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक हमारे पेट में नहीं पचेगा और वो पच जाता है। जीभ पर लीजिएगा देखिएगा गलना शुरू होता है धीरे धीरे। तो वो काइटिन है, वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सब चीज समझिए आप लोग, ठीक है? बायोलॉजी के क्लास में क्षेत्रीय में इस क्षेत्र में जितना हम लोग जिस देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सब चीज बच्चे लोग नहीं समझने का प्रयास करता। सिर्फ सिलेबस पढ़ो, सिलेबस पढ़ो। बाद में लोग पटना चल जाते हैं पढ़ने, रांची जाते हैं, कोटा जाते हैं, यही सब चीज पढ़ाया जाएगा कंपटीशन एग्जाम में, नहीं समझ में आता है। इसलिए बच्चों को ये सारा चीज बताना चाहिए। ये काइटिन हो गया। दूसरा सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है ये फाइबरस होता है, रस्सी तक होता है। जैसे पेड़ की छाल को काटिएगा, उसको खींचिएगा ना, देखिएगा धागा धागा जैसे खिंचाएगा, ठीक है? धागा धागा जैसे खिंचाएगा, देख लीजिएगा पेड़ की खींच के धागा धागा खिंचाएगा उसके छाल। तो सेलुलोज है। अगर मनुष्य उसको खा लिया तो सेलुलोज नहीं पचेगा। मनुष्य अगर सेलुलोज खा लिया ना नहीं पचेगा। हम लोग देखिए साग वगैरह खाते हैं कि नहीं? साग क्या है? साग भी तो पौधा है। तो हम उसी पौधा को खाते हैं जिसमें सेलुलोज कम हो। और अगर अधिक सेलुलोज वाला पत्ता को खा लेंगे ना तो नहीं पचेगा। पेट खराब, लोटा पकड़ के जाइए, लोटाधारी बन जाइएगा। देख लीजिए कभी कभी साग ज्यादा खा लीजिए गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? क्यों हुआ? उसमें सेलुलोज है। उसमें क्या होता है? सेलुलोज। तो ज्यादा खा लेंगे तो सेलुलोज को हमारा पेट पचा नहीं पाएगा, जानवर उसको पचाता है। घास, अच्छा हम लोग घास खा लेंगे मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे, लेकिन पचेगा नहीं, समझ गए? पेट गड़बड़ हो जाएगा, सेलुलोज नहीं पचा पाएगा। क्योंकि हर चीज का मशीन बना हुआ है। ऊपर वाला ईश्वर हमारा भी मशीन बनाया है, खाते हैं पचता है, वहां से ऊर्जा अलग होता है, नहीं? गन्ना से जूस निकालने मशीन देखें, उसमें गन्ना डालेंगे ना तो जूस अलग हो जाएगा और उसका कोयला अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी? इस तरह पेट में हमारे भोजन करते हैं ना तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण सब अलग होता है। ये मशीन है। लेकिन सेलुलोज का अलग करने वाला मशीन हमारे पेट में फिट नहीं हुआ। ये जानवरों में होता है। जानवर में एक अलग से एक अंग होता है जिसको कहा जाता है अंधनाल। क्या बोला जाता है? अंधनाल। अंधनाल कहा जाता है उसको, अंधनाल। हम लोग गांव देहात में उसको सतघारा बोलते हैं। देखा नहीं? बकरा वगैरह में, दशहरा वगैरह के मौका पर, बकरीद वगैरह के मौका पर उसमें देखिएगा सतघारा रहता है, 7 घर रहता है उसमें, उसी को अंधनाल कहा जाता है। तो अंधनाल जो होता है वो सेलुलोज का पाचन करता है। ऊपर वाला मनुष्य में नहीं फिट की है। अगर मनुष्य में फिट कर दिए रहते तो हम लोग जो चावल रोटी खाते हैं ना, ये सब चीज, भूख लगता तो घास वाला चढ़ना था क्या, पेड़ का पत्ता खा लेता जाके। लेकिन चूंकि ये मशीन फिट नहीं है, खाइएगा तो बचेगा नहीं, है कि नहीं?
जी, ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। तो ये मैं बता दिया कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं सर कार्बोहाइड्रेट होता क्या, बता दिए। इसमें कार्बन, देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, फ्रुक्टोज में भी कार्बन हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सुक्रोज में भी होता है, काइटिन में भी होता है, सेलुलोज में भी होता है, समझे। इसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा, वही तो कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए पोषण, तो पोषण मेनली दो प्रकार से होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है स्वपोषण, दूसरा करते हैं परपोषण, या इसी को कहा जाता है विषम पोषण। विषम, समझ गए? पैर में दिक्कत हुई और हो गए। देखिए स्वपोषण और परपोषण या विषम पोषण। सौ का मतलब होता है खुद, स्वयं, ठीक है। तो सौ पोषण किसे कहेंगे? तो सौ पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन दूसरे से ना प्राप्त करेंगे, या समझिएगा, दूसरे से ना प्राप्त करेंगे, दूसरे से नहीं प्राप्त करेगा, स्वयं निर्मित करता है, स्वयं बना लेता है, वो खुद संश्लेषित करता है। शब्द आया था संश्लेषण, क्या आया? संश्लेषण। इस संश्लेषण का अर्थ जो है बहुत लोग नहीं समझता था। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन दूसरे से ना प्राप्त करके स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं, ऐसे पोषण को क्या कहा जाता है? स्वपोषण। इसमें से आएंगे तीन चीज, हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल। शैवाल देखे ना, हरा हरा रहता है ना, तालाब में रहता है नील हरित शैवाल। और कुछ जीवाणु जी, कुछ जो जीवाणु होते हैं ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करे, ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। अर्थात पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या होगा? स्वपोषी। नील हरित शैवाल क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। कुछ जीवाणु जो है वो भी कहलाएंगे स्वपोषण, यानी स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। महाराज ऑटो न्यूट्रिएंट्स इसको बोला जाता है। ऑटो मतलब देखो ऑटोमेटिक है, अपने आप स्वयं बना लेता है। अब सवाल स्वपोषण पढ़ाएंगे पहले, स्वपोषण जो समझ में आएगा तब परपोषण पढ़ाएंगे। परपोषण क्या होता है? परपोषण पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित न करके, स्वयं न निर्मित कर रहा है, दूसरे से प्राप्त कर रहा है। कहाँ से दूसरे से कहाँ प्राप्त होता है? या तो स्वपोषी जीव को डायरेक्ट खा जाएगा, या स्वपोषी जीव द्वारा उत्पादित पदार्थों को खाएगा। जैसे पौधा, जैसे धान का पौधा, उसका प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं, उत्पाद चावल, गेहूं का उत्पाद खाते हैं, अरहर दाल खाते हैं। तो अरहर जो होता है, जो दलहन फसल होता है, उस प्रोडक्ट को खाते हैं। लेकिन साग खाएंगे तो डायरेक्ट उसी को खा जा रहे हैं, डायरेक्ट स्वपोषी खा जा रहे हैं। किसी चीज को डायरेक्ट खाया जाता है, कहीं कहीं उसका प्रोडक्ट को खाया जाता है कि नहीं? मनुष्य वहीं तक सीमित नहीं है। मनुष्य बता कभी कभी परपोषी जीव को खा जाता है, बकरा वगैरह नहीं खाते हैं, बहुत लोग खा जाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, खाते हैं आप लोग, सब लोग खाते हैं। क्या जो प्योर शाकाहारी है, साधु संत लोग नहीं खाते। आप तो पंडित लोग भी खाने लगे। एक बच्चा था, स्टूडेंट था, शादी में हमको दिया था इन्विटेशन, समझे? गए, वो तो जानते सर, देखिए पंडित जी आए तो मुड़िया लेके जा रहे हैं। तो आप लोग भी जान रहे हैं, ये जानते हैं क्या? बहुत तो चुप्पे कहेगा, दूल्हा पकड़ेगा, दूल्हा होता है। अरे बाबू इधर सुन, पंडित जी लोग बात तो आदमी, भगवान के बाद आदमी किसी पूजा करता है पंडित के। पंडित जी आए, हाँ पंडित जी बोलिए।
अरे कुछ व्यवस्था उसका में करो। शादी में तो जाते हैं ना, तो जाते हैं तो ये सब चीज जो है होता है। हम लोग देखे भी हैं बहुत जगह के पंडित मांसाहारी होते हैं, मतलब सर्वाहारी होते हैं। इधर बंगाल तरफ के जो होते हैं ना, सब मछली उछली सब खाते हैं। ये सब नहीं होते हैं, जो कुछ होते हैं आध्यात्मिक जो होते हैं। तो अब देखिएगा ना, अगर तो पर पोषण जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पर पोषण, पर पोषण का 3 प्रकार होता है। ये 3 प्रकार से दूसरे से भोजन प्राप्त करता है। एक होता है मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। दूसरा पर पोषण, नहीं सॉरी, पर पोषी पोषण, पर पोषी पोषण, पर पोषी पोषण समझ रहे हैं? आपके अभी यहाँ पर पोषी है आपके शरीर पर पोषी, पर के मतलब पराया, दूसरे पर निर्भर रहता है। जू जू रहता है कि नहीं? जानवर वगैरह में जो रहता है, नहीं उसको हम लोग नहीं बोलते जी, उसको हिंदी में बोला जाता है चिचड़ी बोला जाता है। चिचड़ी, ये बता प्राणी संभोजी, कहीं कहीं लिखा था प्राणी संभोजी पोषण, यहाँ प्राणी संपोषण के भी नाम से इसको जाना जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बताएं कि हरे पेड़ पौधे स्वपोषी हैं, खुद बनाते हैं। अब सवाल यहाँ आता है कि वो खुद जब भोजन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? कुछ तो ऐसा प्रोसेस होगा जैसे वो खुद बनाता है। हम लोग में क्या ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाता। तो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है ना, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है, पेड़ पौधे की पत्तियां, तो पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। हरे पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट। इसको हिंदी में बोला जाता है हरित लवक। क्या बोला जाता है? हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अब बहुत सारे जब हम पढ़ाते थे तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते थे कि सर सिर्फ हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ पौधे के पत्तियों ऊपर से लाल होती है लेकिन अंदर में क्लोरोफिल होता है, समझ गए? यानी जिस पत्ती में क्लोरोफिल है वो भोजन बना लेगा, नहीं है तना भी भोजन बनाता, पता? तना में जिस जगह पर क्लोरोफिल है वो भोजन बना लेगा। लेकिन अधिकांश क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों। इसलिए पत्तियों को द लीफ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द किचन रूट ऑफ द प्लांट। किचन, किचन में क्या होता है? हम लोग के घर में किचन होता है, रसोई कहा जाता है उसको, रसोई। तो हम लोग यहाँ घर होता है ना, तो क्या घर में सारा भोजन पकाते हैं क्या? जो किचन रूम में हमें पकाते हैं। और किचन रूम में जहाँ चूल्हा होगा हमें पकाएंगे, पूरा किचन में आग थोड़ी लगा देते हैं। उसी प्रकार पत्तियों में भोजन बनता है। क्या बनता है भोजन? पूरा पत्ती नहीं बनता है। पत्ती में जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा वही बनेगा। कहाँ बनेगा? अब क्लोरोप्लास्ट में बनेगा, कैसे बनेगा? उसका जुगाड़ क्या चाहिए? हमारे घर में भोजन बनता है, जुगाड़ क्या चाहिए? बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, चावल बनाना है, अगर भात बनाना है तो चावल चाहिए, पानी, आग चाहिए, तभी तो बनेगा। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है? तो जब दिन में बनाता है। पेड़ पौधे भोजन कब बनाता है? दिन में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य की किरण पड़ती है ना, तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा पेड़ पौधे में पड़ती है। अब जो पेड़ पौधे के जो जड़ होता है ना, जड़
ये जड़ मिट्टी से जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाता है। अर्थात यहाँ पर पत्ती में आ गया जल। क्या आ गया बाबू? जल। और सूर्य की प्रकाश है। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। वायुमंडल से क्या लेगा? जल का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब लेगा ना तो पत्ती में क्या होता है? पत्तियों पर पड़ेगा सूर्य की प्रकाश। इसका अर्थ ये हुआ कि पेड़ पौधे दिन में भोजन बनाएगा, रात में भोजन बनाएगा नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा वहां आगे बताइए। इसमें भी एक गार्ड होता है, गार्ड। रात होगा रात होगी ना अंदर जाने, उसको द्वार कोशिका बोला जाता है। अच्छा बताएंगे। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के भोजन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो जल के 6 अणु चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 6 अणु चाहिए। अब जल का 6 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड का, जब सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल पत्ती पर आता है तो ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद बनेगा C6H12O6, यानी पेड़ पौधा क्या बनाया? समझ जाइए, जिस पौधा में फल लगता है यहाँ ग्लूकोज चला जाता है। ग्लूकोज चला जाता है, इसलिए फल मीठा लगता है। आम खट्टा होता है लेकिन पकने के बाद धीरे धीरे क्यों? क्योंकि ग्लूकोज। इसलिए जब छोटा हम लोग आम लगाते हैं, कलम वाला आम लगाते हैं, तो जब फलता है 2-3 साल उसका जो फूल मेंजर होता है उसको तोड़ दिया जाता है। क्यों? अगर वो फल लग गया ना तो जितना पत्ती भोजन बना रहा ग्लूकोज सब फल में चला जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। पौधा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। कुछ दिन फरेगा, पौधा मर जाएगा, यानी वो मजबूत नहीं होगा पौधा। सुनिए, पौधा पर हम लोग सब लागू कर रहे हैं। मनुष्य होकर ये समझ रहे हैं कि पौधा अगर अभी लगाए हैं इस वर्ष, अगर इसी वर्ष फल गया कमजोर हो जाएगा, अगला 2 वर्ष और फलेगा कमजोर हो जाएगा। लेकिन विवाह में देखिए, बाल विवाह कर रहे हैं लोग। बेटियों को कम उम्र में शादी कर दे रहे हैं। कम उम्र में शादी होने से भी उसको माँ उसकी कमजोर हो जाती है। इसलिए कम उम्र में ब्याह नहीं करना चाहिए, समझे? आज देखिए हमारे यहाँ कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, महिलाएं लोग। यही सब कारण होता है, कम उम्र में विवाह हो जाता है। इसलिए विवाह एकदम उचित उम्र में होना चाहिए, जब आदमी को सोचने की क्षमता आ जाए। उसमें 17 साल, 16 साल, 18 साल, 15 साल में शादी कर दिया ठीक नहीं है। तो ग्लूकोज बन रहा है, उसके बाद क्या बनेगा? यहाँ जल बनेगा। क्या बनेगा? और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। नहीं ऑक्सीजन संतुलित है। 6×2 12 हाइड्रोजन है। 12 है, ज्यादा हो जा रहा है। 14 हो गया है। ऑक्सीजन कितनी है? जल के 12 अणु चाहिए, जल डबल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ भी जल का 6 अणु बनाएगा। ऑक्सीजन कितना अणु बनाएगा? 6 अणु बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखिए, इसलिए पर्यावरण में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन करने के लिए पेड़ पौधा काफी है। इसलिए हर एक इंसान ये प्रण कर ले कि हम एक पौधा लगाएं। क्यों? आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िएगा उतना ऑक्सीजन देगा वो। आज पेड़ पौधा का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, पर्यावरण में देखिए अनबैलेंस हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अब जब पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ रहा है। कौन बीमार हो रहा है? हम और आप बीमार हो रहे हैं। उसका प्रभाव भी, उसका बुरा प्रभाव हम लोग पर पड़ता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीजों को, लेकिन उसका प्रभाव हम लोग पर पड़ता है। इसलिए पेड़ पौधा भी, बरसात का सीजन है, पेड़ पौधा एक लगाइए। ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन को उत्पाद बोला जाता है। उत्पाद ये सब है, लेकिन चूंकि इसका ये हमारा ऑक्सीजन जो बना इसको पत्ती बाहर कर देगा। ऑक्सीजन को क्या करेगा? बाहर कर देगा। जल जो होता है, जो उपयोगी जल होता है, पेड़ पौधा उपयोग कर लेता है। और जब अतिरिक्त जल हो जाता है, एक्स्ट्रा जल हो जाता है पेड़ पौधे में, तो पेड़ पौधे में रंध्र होता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को बाहर कर देता है। और वाष्पोत्सर्जन क्या था वो भी बताइए।
हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, एकदम पूरा सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे हम। ग्लूकोज का प्रयोग कहाँ होता है? जब पेड़ पौधे में फल नहीं लगता है तो ग्लूकोज जो होता है जाइलम में संचित हो जाता है। वो जाइलम जो होता है, रिक्तिका जो होता है ना, पेड़ पौधे की जो कोशिकाओं की जो रिक्तिकाएं होती है वो रिक्तिकाओं में जमा हो जाती है, इसलिए पेड़ पौधे देखिएगा धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा और मोटा हो जाता है। नहीं, ये ग्लूकोज के कारण हो जाता है। ग्लूकोज को संचित रखता है। अभी हम पोषण के बारे में बताएं कि भोजन ग्रहण करेंगे और काम धंधा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सोए रहेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर फैटी हो जाएगा, क्योंकि वो संचित हो जाएगा हमारे बॉडी में। उसी प्रकार पेड़ पौधे में संचित होने से कारण वो क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। ये ग्लूकोज धीरे धीरे और बढ़ता है, कॉम्प्लेक्स होते होते बहुलीकरण होते होते सेलुलोज वगैरह भी बन जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर गया, ऑक्सीजन पत्ती के बाहर पत्तियों से बाहर गया कि नहीं? तो ये अंदर और बाहर कैसे होता है? तो अंदर और बाहर होने के लिए पेड़ पौधे में बहुत ही छोटे छोटे अदृश्य छिद्र होते हैं, हम देख नहीं लेकिन होते हैं। अच्छा, पसीना बाहर आता है, इसका मतलब है चमड़ा में छिद्र है, तभी बाहर आ रहा है। प्लास्टिक के जैसा तो बाहर आता है क्या? दिख रहा है क्या छेद? छिद्र दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा त्वचा में, लेकिन है। इसी तरह पत्तियों में भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसे हम लोग अस्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे हजारों अदृश्य छिद्र होते हैं जिसे इंग्लिश में अस्टोमेटा कहते हैं और हिंदी में रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों के खुलने और बंद होने से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर बाहर आता है। अब देखिए, रंध्र जो होता है ना, वहाँ एक द्वार कोशिका होता है। आप तो बुक में देखिएगा छपा हुआ है द्वार। जब दिन में सूर्य की प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा जब पड़ती है ना पत्तियों पर, ध्यान दीजिएगा, जब दिन में सूर्य की प्रकाश पड़ती है पत्ती पर और पत्ती पानी को अवशोषित करता है, यानी पत्ती में पानी चला जाता है, तो पानी जाने से जब सूर्य की ऊर्जा पड़ती है तो पत्ती फूल जाती है। पत्ती क्या होती है? फूल जाती है। और जब पत्ती फूल जाएगी तो रंध्र भी खुल जाएगा। इसका मतलब है रंध्र दिन में खुलता है, रात्रि में नहीं खुलता है। तो दिन में वो रंध्र क्या होती है? खुल जाती है। जब खुलती है तो वहां से ऑक्सीजन सब बाहर आता है। सुबह सुबह आदमी क्यों टहलना चाहिए बताइए तो? क्योंकि सुबह में सारी पत्तियों का रंध्र खुलता है और उस समय सारे पेड़ पौधे एक ऑक्सीजन को बाहर करता है, उसमें ताजा हवा होती है। देखते सुबह सुबह ताजा है कि नहीं? अरे एक आदमी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, सिर्फ घूम रहा है ना, यहाँ से वहाँ 1 किलोमीटर जा रहा आ रहा है, ताजा हवा मिलने से उसका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। ऑक्सीजन ताजा मिलता है। ऑक्सीजन जब रात होता है ना तो सूर्य डूब जाता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो रंध्र भी क्या हो जाता है? ऑक्सीजन निकलेगा। इसका मतलब रात्रि में पेड़ पौधा ऑक्सीजन उत्सर्जित नहीं करती है। और रात में कोई आदमी पेड़ के पास सो जाएगा तो पेड़ का जहाँ तक एरिया है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि में छोड़ेगा, छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ का पूरा वातावरण क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ सोया रहेगा मनुष्य, उसको चाहिए ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर घिर गया है तो मरेगा तो बचेगा? मर नहीं जाएगा जी, मर जाएगा। रात में वहाँ पेड़ के पास सो गया था, गाछ के पास ना भूत मार दिया। भूत इतना होता है फालतू चीजें, समझे? कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव, ऑक्सीजन के अभाव में मर गया। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में ज्यादा चला गया, ऑक्सीजन नहीं मिला, इसके कारण समझ गए? अब ये सत्य है कि असत्य है, हम वैज्ञानिक रिसर्च नहीं किए हैं तो हम पढ़े हैं। कहा जाता है कि पीपल का जो पेड़ होता है ना और रात में भी ऑक्सीजन उसको भारत में उसको जो है पूजा जाता है क्या? पीपल को। तो यहाँ पर देखिए बाहर आया, रंध्र के खुलने और बंद होने से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा स्वपोषण। तो ये जो स्वपोषण हुआ, ये पूरी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण,
इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे यहाँ सुंदर नगर वाले इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन है फोटोसिंथेसिस, द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। द ग्रीन प्लांट जहाँ पर उसमें क्लोरोफिल आ गया, द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड in the presence of sunlight, water and carbon dioxide. The process of food making is known as photosynthesis. This process of food making is known as photosynthesis. The green plant prepare their food in the presence of sunlight, carbon dioxide, water. This process of food preparation is known as photosynthesis. हिंदी में इसको कहा जाता है कि हरे पेड़ पौधे, समझिएगा एकदम सिंपल परिभाषा है। हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, अपना भोजन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से स्वयं निर्मित करता है, स्वयं संश्लेषित करता है। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज का होना अनिवार्य है? परीक्षा में आ गया, एग्जाम में आया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें होना महत्वपूर्ण है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल नहीं होगा तो नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो बताइए भोजन बनेगा? सूर्य के प्रकाश नहीं होगा, रात में बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, बनेगा? होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की 4 चीजों का होना अनिवार्य है, ठीक है। उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनाता है। अभी हम बताए सारांश, देखिए पोषण, जीव प्रक्रम वह प्रक्रम जिसके द्वारा सजीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उसे जीव प्रक्रम कहते हैं। जीव प्रक्रम में 4 प्रक्रम शामिल होता है, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर का प्रोसेस होगा? नहीं होगा। अगर हम शोषण नहीं करेंगे, सांसें नहीं लेंगे तो हमारा जीवन का प्रोसेस होगा? तो अनप्रोसेस हो जाएगा, लिख देगा अनसक्सेसफुल। समझ रहे ना? चल जाइएगा, जो भेजे उन्हीं के पास। परिवहन, रक्त का परिवहन बंद हो जाए, हार्ट अटैक हो जाएगा। रक्त का परिवहन अगर नहीं हो तो आपका परिवहन बंद हो जाएगा। क्या ये जरूरी है कि नहीं? मान लीजिए आप भोजन भी कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, लेकिन परिवहन नहीं हो रहा है। अब चलिए पोषण, भोजन भी कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, परिवहन भी हो रहा है, लेकिन उत्सर्जन नहीं हो रहा है, बंद हो गया। क्या हुआ? बंद हो गया। 1 नंबर समझ रहे हैं ना? 1 नंबर 2 नंबर बंद हो गया, शरीर से बाहर क्या बोलिए, जीवन चलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं, उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना भी उत्सर्जन है। सिर्फ मल मूत्र को त्यागना ही उत्सर्जन नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक जहर है, इससे भी बाहर आना है। यही बाहर आना बंद हो जाए, रहिएगा रहिएगा। यानी ये 4 प्रक्रम होना आवश्यक है, तभी लाइफ का प्रोसेस होगा। नहीं तो हम प्रोसेस में चले जाइएगा, जो प्रक्रम नहीं होगा वो अजीब प्रक्रम। ठीक है? तो आज के क्लास में ये बता दिए इतने। कल की क्लास जब होगी तो हम आप लोगों को जो पर पोषण है, विषम पोषण, उसके जो 3 प्रकार है उसके बारे में बता देंगे। बताने के बाद पौधों में पोषण तो हम बता दिए पूरा। अब हम बताएंगे मानव में पोषण। मानव में पोषण कैसे होता है तो उसका बाय फिगर, पूरा फिगर के साथ कि भोजन कैसे शरीर के अंदर जाता है, कैसे उसका पाचन होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या क्या ऐसा चीज है जिससे भोजन पचता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। इन सभी के लिए कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है? आज क्लास में थैंक यू, हैव अ नाइस डे।